हमने उपग्रुपों के सर्वनिष्ठ को देखा था, वो उपग्रुप होता है। ऐसे ही विशिष्ट उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी विशिष्ट उपग्रुप होता है, ये सिद्ध करना है। अब विशिष्ट उपग्रुप होने के लिए कंडीशन है एक्स एन एक्स इनवर्स उसका एलिमेंट होना चाहिए, है ना। तो वो इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होना चाहिए, ये बात हम प्रूफ करेंगे। ये समझ लीजिए शॉर्ट में। तो हम दो विशिष्ट उपग्रुप ले लेंगे, N1 और N2। माना कि N1 तथा N2 किसी ग्रुप कैपिटल जी के दो विशिष्ट उपग्रुप हैं। और हम सिद्ध क्या करेंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी क्या होना चाहिए, विशिष्ट उपग्रुप होना चाहिए। ठीक है ना। हम सिद्ध करेंगे कि N1 इंटरसेक्शन N2 भी कैपिटल जी का विशिष्ट उपग्रुप है। ये भी क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। अब N1 N2 विशिष्ट उपग्रुप है तो ये उपग्रुप तो है ही, और दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी उपग्रुप होता है। इसका मतलब N1 इंटरसेक्शन N2 क्या होगा, उपग्रुप तो होगा ही होगा। चूंकि दो ग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी उपग्रुप होता है, अतः दो उपग्रुपों सॉरी ये देखिए, दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ भी उपग्रुप होता है, अतः N1 इंटरसेक्शन N2 जी का उपग्रुप है। उपग्रुप तो है, इसको विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है केवल हमको। अब उपग्रुप की डेफिनेशन लगाए हम, वो विशिष्ट उपग्रुप की। एन आपने एलिमेंट ले लिया N1 इंटरसेक्शन N2 का, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो N है वो N1 में भी होगा, तथा जो N है वो N2 में भी होगा। माना स्मॉल a बिलोंग्स टू G है, तब N1 ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है। ये तो दे रखा है, इसलिए देखिए स्मॉल n बिलोंग्स टू N1 और a बिलोंग्स टू G। अब विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा क्या कहती है कि a इनवर्स जो होगा वो कैपिटल N1 का एलिमेंट होगा, क्योंकि N1 क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है। n N1 का एलिमेंट है, a G का एलिमेंट है, तो a इनवर्स या G इनवर्स, एक ही जगह G लिख लो, X लिख लो, कुछ भी लिख लो, वो a इनवर्स क्या होगा, N1 का एलिमेंट होगा। ऐसे ही N2 का एलिमेंट ही है और a G का एलिमेंट है, तो a इनवर्स जो है वो N2 का भी एलिमेंट आएगा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि ये N2 में भी होगा। तो चूंकि N2 भी G का विशिष्ट उपग्रुप है, N2 भी G का विशिष्ट उपग्रुप है, अतः N बिलोंग्स टू N2, A बिलोंग्स टू G। इसका अर्थ ये होगा A इनवर्स वो N2 में भी होगा। अब जो चीज दोनों में है तो इसका अर्थ क्या हो गया, अतः N बिलोंग्स टू N1 इंटरसेक्शन N2 और A बिलोंग्स टू G। इसका अर्थ ये हुआ कि A इनवर्स N1 में है, तथा A इनवर्स N2 में है। और जो चीज दोनों में होती है
वो इंटरसेक्शन में भी होती है। और यदि ए एन ए इनवर्स इंटरसेक्शन में है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, उपग्रुप है। क्योंकि ये मान के चल रहे थे कि एन एन वन इंटरसेक्शन एन टू में है, तो ये किसके लिए कंडीशन आ गई, इंटरसेक्शन के लिए आ गई। इसलिए एन वन इंटरसेक्शन एन टू जी का विशिष्ट उपग्रुप, अच्छा इसका एक नाम और है विशिष्ट उपग्रुप का, प्रसामान्य। सामान्य से अलग प्रसामान्य, विशिष्ट है तो विशिष्ट को हिंदी में प्रसामान्य भी कहते हैं, तो ये प्रसामान्य उपग्रुप है। ये बात यहां से सिद्ध होती है। ठीक है, ये आई हुई है थ्योरम। ठीक है, दूसरी थ्योरम, ये तो सरल है थ्योरम, आ गई होगी समझ में मुझे लगता है। एन वन के लिए आपने कंडीशन लगा दी, एन टू के लिए कंडीशन लगा दी, दोनों के लिए सेम वैल्यू आई, जो वैल्यू दोनों में होगी वो इंटरसेक्शन में भी होगी। ठीक है, मिटा दूं? यस सर। सर रुक जाओ। हाँ बस यहीं से। उतारो। नेक्स्ट देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं। थ्योरम नंबर 7, यदि ग्रुप जी का एक उपग्रुप कैपिटल एच है और एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है, एच तो केवल उपग्रुप है और एन उसका क्या है, विशिष्ट उपग्रुप है, तो एच इंटरसेक्शन एन उपग्रुप एच का एक विशिष्ट उपग्रुप होता है, जबकि एच इंटरसेक्शन एन जी का विशिष्ट उपग्रुप हो आवश्यक नहीं है। एच तो एक सामान्य उपग्रुप है और पहले लिख लो थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो, फिर से समझाता हूं, फिर प्रूफ लिखेंगे इसका। एच एक सामान्य उपग्रुप है, एन एक विशिष्ट उपग्रुप है, तो जो एच इंटरसेक्शन एन होगा वो एच का विशिष्ट उपग्रुप होगा और जी का विशिष्ट उपग्रुप हो ये आवश्यक नहीं है। शुभम कैसे नहीं आया आज क्लास में? पता नहीं सर, केमिस्ट्री में तो आया था। लिख लिया ये थ्योरम का स्टेटमेंट? यस सर। अब देखो समझो, इसको मिटाता हूं बाद में। एच और एन दोनों ही उपग्रुप हैं, बस इतना अंतर है कि एन विशिष्ट उपग्रुप है। तो एक बात तो कंफर्म है, जो एच इंटरसेक्शन एन होगा ना वो एच का सबसेट होगा और एच इंटरसेक्शन एन जो होगा वो एन का भी सबसेट होगा।
दोनों का सबसेट होगा इनका। तो एच इंटरसेक्शन एन एच के लिए विशिष्ट ग्रुप का काम करेगा। अच्छा, ये जी में तो होगा ही होगा, जी में तो सभी हैं, तो इसके लिए तो ये विशिष्ट ग्रुप का काम करेगा, पर जी के लिए विशिष्ट ग्रुप का काम नहीं करेगा। ये बात हमें सिद्ध करनी, हमेशा नहीं करेगा, कभी कभी हो सकता है कर भी सके। तो इसका क्या तरीका होता है, कोई चीज हमेशा सिद्ध नहीं करनी है, एक ऐसा कंट्राडिक्टरी एग्जाम्पल बताएं जिसमें कि वो विशिष्ट ग्रुप नहीं होता हो। ठीक है। अब एग्जाम में क्या हो सकता है, यदि 4 नंबर में थ्योरम आती है तो वो केवल और केवल यहां तक ही पूछ ले, आगे वाला पार्ट ना पूछे 4 नंबर में। समझ रहे हो ना? तो आपको एक जो एग्जाम्पल है विशिष्ट ग्रुप ना होने वाला, वो नहीं लिखेंगे हम, आधा पार्ट कर देंगे केवल हम। देखिए, करते हैं हम इसका प्रूफ। क्योंकि किसी ग्रुप के दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ, दो उपग्रुपों का सर्वनिष्ठ एक उपग्रुप होता है, एक उपग्रुप होता है, इसलिए एच इंटरसेक्शन एन जी का उपग्रुप है। एच और एन दोनों उपग्रुप है, केवल इतना अंतर है एन विशिष्ट उपग्रुप है, तो उपग्रुप तो है ही, और उसका इंटरसेक्शन क्या होगा, इसलिए उपग्रुप होगा। अब हम क्या सिद्ध करेंगे कि जो एच इंटरसेक्शन एन है वो एच का विशिष्ट उपग्रुप है। हम सिद्ध करेंगे कि एच इंटरसेक्शन एन एच का विशिष्ट उपग्रुप है। एच का वो क्या है, विशिष्ट उपग्रुप। ठीक है। तो सबसे पहली बात ये कि जो आपका एच इंटरसेक्शन एन है वो एच का सबसेट होता है, क्योंकि एच इंटरसेक्शन एन सबसेट होगा एच का। तथा एच इंटरसेक्शन एन जी का उपग्रुप है, यानी कि इसमें जी की ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी है एच इंटरसेक्शन एन में, और एच का सबसेट भी है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एच इंटरसेक्शन एन एच का उपग्रुप है। भाई जी का उपग्रुप है और सारे के सारे एलिमेंट एच में भी आते हैं इसके, तो ये एच का उपग्रुप हो गया। अब इसको विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करना है। विशिष्ट सिद्ध करना है तो वही एलिमेंट लेकर के सिद्ध करें। माना कि एच तो आपने एक एलिमेंट ले लिया किसका, एच इंटरसेक्शन एन का, तथा एक्स ले लिया एच का। अब पिछली वाली थ्योरम की तरह सिद्ध हो जाएगा, जैसे पिछली वाली थ्योरम में हुआ था, सेम वही काम करना है जो पिछली वाली थ्योरम में किया था हमने, उसी तरीके से होगा। तो देखिए, इट इम्प्लाइज, इसका क्या अर्थ हुआ, जो एच है वो कैपिटल एच में भी होगा, तथा जो एच है वो कैपिटल एन में भी होगा। और ये दे ही रखा है आपका कि एक्स बिलोंग्स टू एच। तो आपको क्या सिद्ध करना होगा कि एक्स एच एक्स इनवर्स वो किस में आना चाहिए, इंटरसेक्शन में आना चाहिए। तो पहले हम वो एच में निकालेंगे, फिर उसी को हम एन में निकालेंगे। तो देखिए, एच में निकालें हम, चूंकि एच बिलोंग्स टू एच, एक्स बिलोंग्स टू एच। इसका अर्थ क्या होगा
कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स जो हमें बनाना है, ये दोनों एलिमेंट एच और एक्स दोनों एलिमेंट एच में हैं, तो इनसे कुछ भी ऑपरेट करके जो बनेगा वो हमेशा एच में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो एच है वो जी का उपग्रुप है, तो एच और एक्स से मिलकर के आप कुछ भी बनाएं वो हमेशा एच में ही रहेगा। अब नेक्स्ट, तथा एच बिलोंग्स टू एन और एक्स बिलोंग्स टू एच, तो इसको हम लिख सकते हैं एच बिलोंग्स टू एन और एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जो एच है वो जी का सबसेट है, उपग्रुप है तो सबसेट है, और एन जो है वो जी का विशिष्ट उपग्रुप है, तो विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से एक्स एच एक्स इनवर्स किस में होगा? एन में होगा, क्योंकि एन जी का विशिष्ट उपग्रुप है। तो एक में तो ये दोनों एलिमेंट एच के थे तो उपग्रुप की परिभाषा लग गई, और एच एक्स जो है एच का है इसलिए एक्स जी का हो गया, और विशिष्ट उपग्रुप की परिभाषा से ये आ गया। तो ये एक्स एच एक्स इनवर्स वो एच में भी है एन में भी है, तो फिर वो इंटरसेक्शन में भी होगा। तो यहां से क्या सिद्ध हो गया कि H बिलोंग्स टू H इंटरसेक्शन N और X बिलोंग्स टू H, इसका अर्थ ये हुआ कि X H X इनवर्स H में है तथा X H X इनवर्स N में है, तो इसका मतलब ये हो गया X H X इनवर्स वो है जो कि H इंटरसेक्शन N में होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? अतः H इंटरसेक्शन N H का विशिष्ट उपग्रुप है। जिसके लिए सिद्ध करना है उसके हिसाब से अपने एलिमेंट मान लिए और वो बात सिद्ध हो गई। इसमें बताओ कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। ठीक है, अब जो हमने बात करी थी कि एच इंटरसेक्शन एन जी का विशिष्ट उपग्रुप नहीं है, उसके लिए आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना होगा, और वो एग्जाम्पल भी थोड़ा सा विशिष्ट है। तो देखो बताता हूं कैसे याद रखेंगे उस एग्जाम्पल को हम। वो S4 का एग्जाम्पल है। परम्यूटेशन ग्रुप जो था ना, क्रमचय ग्रुप S3 तक तो हमने पढ़े थे, S4 की जब हम बात करते हैं तो वो S4 का है H इंटरसेक्शन N कैपिटल G का विशिष्ट उपग्रुप होना आवश्यक नहीं है, उदाहरण S4 का उपग्रुप H तथा विशिष्ट उपग्रुप N है। तो H इक्वल टू, तो आपने क्या लिया इसमें, एक तो तत्समक हो गया परम्यूटेशन ग्रुप 1 जो सबको स्वयं पे ही, और एक हो गया 1 2 3 4, इसका मतलब 1 की इमेज 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 1। अब इसमें और क्या क्या बन सकते हैं चार वाले, तो एक और लिखा जाता है इसमें 1 4 3 2, उल्टा हो गया 1 4 3 2, और उसके साथ आपको लेना है एक 1 3 2 4, एक 1 4 ले लेंगे,
तो 1 4 के साथ क्या बन जाएगा, 2 3, और एक 1 2 ले लेंगे, उसके साथ बन जाएगा 3 4। ये वाले लेंगे, अभी अभी याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, दो दो के तो आप देखो, वन का किस किस का पेयर बन सकता है, वन का 3 2 के साथ, बाकी जो बच गए वो यहाँ पे लिख दो। 3 4 लिखो, 4 3 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3। फिर वन का 3 के साथ और वन का 4 के साथ, तीन तो ये हो गए। एक एक सत्समक हो ही गया, 1 2 3 4 एक ये हो गया, एक 1 4 3 2, और ये उपग्रुप होता है। और एक आप एन ले लें, एन में हम अवयव लेंगे, एक तो 1, इसमें 4 वाला कोई नहीं लेंगे, 3 वाले लेंगे, 1 2 3, 1 2 4, 1 3 2, 1 3 4, 1 4 2, 1 4 3, 2 3 4, 2 4 3। ये तो सब तीन तीन वाले हो गए। इसके बाद इसमें ये दो दो वाले ले लिए जाएंगे, 1 2 के साथ 3 4, 1 3 के साथ 2 4, 1 4 के साथ 2 3। अब ये वाले आप कैसे याद रखेंगे इनकी, देखिए पहले आपको क्या करना है, 1 2 और 3 लेना है, 1 2 और 4 लेना है। ठीक है, फिर 1 3 के साथ 2 आएगा और 4 आएगा, फिर 1 4 के साथ 2 और 3 आएगा, और उसके बाद 2 3 के साथ, तो 1 2 1 3 1 4 और 2 3, ये वाले अवयव लेने हैं तीन तीन वाले में। और चार वाले ये वही है, दो दो के ग्रुप वाले तीनों, ये दोनों छोड़ दिए यहां पर। चार इसमें एच में तो 4 वाले लिए, एन में 3 वाले लिए, ये विशिष्ट ग्रुप बनाता है एन, किंतु एच इंटरसेक्शन एन जो होगा वो S4 का विशिष्ट उपग्रुप नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इसको इसी तरह याद रखना पड़ेगा हमको। क्रम मैंने इनका इस तरह लिखा है कि हमको याद रखने में आसानी रहेगी। एच और एन को आपको इसी फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। तो आदि यदि थ्योरम आती है तो आप यहीं तक करेंगे, विशिष्ट उपग्रुप सिद्ध करने तक आता है, पूरा आता है तो ये पार्ट और लिखना पड़ेगा याद रख करके।